Hello students, myself Vishit Chadwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. आज का जो अपना टॉपिक है एज यू कैन सी अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक के अपन MCQ करेंगे. अकाउंट्स में ये चैप्टर होता है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए. तो अगर आप एक जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चलिए सर क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन, if goods costing rupees 10,000 sold for rupees 12,000 and half amount received immediately, following accounts will be affected. अगर 10,000 का माल हमने 12,000 में बेचा है और आधी राशि तुरंत प्राप्त हुई है तो लेखा समीकरण बनाते समय निम्नलिखित खाते प्रभावित होंगे. अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन मैं आपको पहले वैसे ही बताऊं. सपोज आपका 10,000 का माल था और आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर उसे बेचा तो आपने उसे 12,000 में बेचा. 12 में से 6,000 रुपये हमें कैश मिल गया इमीडिएटली और 6,000 रुपये हमारा बाकी रहा. अब समझने वाली बात यह है सर कि आपने स्टॉक को बेचा तो आपका स्टॉक चला गया, आपने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट आपकी कैपिटल में जाएगा. जितना भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है. इसके अलावा आपका कैश बढ़ेगा और इसके अलावा आपके डेटर्स बढ़ेंगे. यानी इस ट्रांजैक्शन के बहुत सारे प्रभाव होंगे. नकद पे प्रभाव होगा, क्रेडिटर पे, ओहो क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्रेडिटर पे प्रभाव नहीं होगा सर, डेटर पे प्रभाव होगा. जिनको हम माल बेचते हैं उनको हम डेटर बोलते हैं. तो आपका प्रभाव कैश पे होगा हाँ, डेटर पे होगा हाँ, स्टॉक पे होगा हाँ क्योंकि स्टॉक चला जाएगा, और कैपिटल पे प्रभावित इसलिए होगा क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस होता है तो डेफिनेटली उसका ओनर की कैपिटल पे प्रभाव पड़ता है. तो सर इसका आंसर डी रहने वाला है. देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर्मूला इज करेक्ट. ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल. ओके, देखिए आप सारे ऑप्शन पढ़ लेना और मैं आपको वैसे एक रास्ता बताता हूँ. सबसे पहले इंसान मतलब एक व्यक्ति ओपनिंग कैपिटल से शुरू करता है, उसमें वो और पैसा लगाता है तो उसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं. वो जो कमाता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं. वो उसमें से जो विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग कहते हैं. और ऐसा करके वो क्लोजिंग कैपिटल पे आता है. तो आप इसमें से वो फॉर्मूला लीजिए उन ऑप्शंस में से जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो. यानी आपको ओपनिंग कैपिटल लेनी है हाँ, उसमें से ड्राइंग लेस करनी है हाँ, एडिशनल कैपिटल, इसमें लॉस लिखा है सर, ये गलत है फॉर्मूला. ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग लेस होती है, एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, प्रॉफिट प्लस होता है. सर ये सही है फॉर्मूला. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जिसमें एडिशनल कैपिटल जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ेगा और जो ड्राइंग है वो लेस होगा, तब आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा. तो इसका आंसर सी सही है सर. नेक्स्ट, इफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट. देखिए सर, अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है. डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है तो ये आपकी कैपिटल को माइनस करेगा. और डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे? मशीन पे. तो मशीन क्या होती है? एसेट. तो ये आपके एसेट को भी कम करेगा. अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक जो अपना चल रहा है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल. और हम तरह तरह के क्वेश्चनों में इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेफिनेटली एक तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक तो असेट्स इम्पैक्ट होंगे, और दूसरा डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस और लॉसेस कैपिटल को माइनस करते हैं. तो ऑप्शन फर्स्ट इज डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये गलत है. डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल बिल्कुल सही है. ठीक है, आप चाहें तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, या बिना मेरा डिस्कशन सुने भी आप खुद ही आंसर लगाने की कोशिश किया करो. मेरा अप्रोच थोड़ा ये रहता है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर वैसे ही मैं आंसर सोच सकता हूँ तो पहले आंसर सोच लेता हूँ और फिर सूटेबल आंसर में से उसको भर लेते हैं. अपना अपना तरीका है. बी बाय द वे सही है, डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल. नेक्स्ट इज विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट. इनमें से क्या इनकरेक्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग. असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सही है. लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है. असेट्स बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये गलत है. और कैपिटल बराबर असेट माइनस लायबिलिटीज, बिल्कुल सही है. तो सर ये वाली गलत है. सी इक्वेशन जो गिवन है वो गलत है.
अपन को सबको पता है कि मूल समीकरण ये होती है कि A बराबर L प्लस सी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि एक बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए हमने बाहर से लिए हैं और 7 लाख रुपए ओनर ने लगाए हैं, तो आपके बिजनेस में असेट करीबन 12 लाख के होंगे। तो ये तो हो गई आपकी एक तरह से ओरिजिनल इक्वेशन। अब ऐसा है सर कि अगर आपको लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर आपको L पता करना है तो आपको C को इधर लाके माइनस करना पड़ेगा, यानी A माइनस C हो जाएगा। और सिमिलर वे में अगर आपको C को पता करना है, अगर आप C को पता करना चाहते हैं तो A माइनस L हो जाएगा। तो ये तीनों सही हैं, बाकी ये जो C वाला इक्वेशन लिखा है वो सही नहीं है। The liabilities of a business are 2,30,000. The capital of the proprietor is 8,70,000. The total assets are, देखिए टोटल असेट्स आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मस्ट नो होती है, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, लेकिन आपको पता होना ही चाहिए कि व्यापार में जो असेट होते हैं वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होते हैं। अब आपके जो लायबिलिटीज़ हैं वो तो हैं 2,30,000 रुपये और आपकी जो कैपिटल है वो है 8,70,000 रुपये। इन दोनों को अगर जोड़ें 11 लाख रुपए हो गया, तो आपके असेट आएंगे 11 लाख रुपए। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आती है और आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है तो आप वो भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे आपका लायबिलिटीज़ आ जाएगा, यहाँ आपकी कैपिटल आ जाएगा, तो ये आपकी लायबिलिटीज़ आ गई क्वेश्चन के मुताबिक और ये आपकी कहें कैपिटल आ गई। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे असेट आ जाएगा विच विल बी 11 लाख रुपये। ठीक है सर, कैसे भी कर लीजिए, आपकी चॉइस है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग लायबिलिटी साइड ऑफ द इक्वेशन। वेल देखिए A इक्वल टू L प्लस सी, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन लायबिलिटी साइड को इम्पैक्ट करेगा। अब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने खरीदा है गुड्स परचेज फॉर कैश। अब गुड्स परचेज फॉर कैश में क्या होगा, एक तो आपका स्टॉक आएगा और एक आपका कैश जाएगा, लेकिन ये दोनों ट्रांजेक्शन असेट साइड के हैं, तो इसलिए ये आंसर गलत है। सेकेंड है मशीन परचेज फॉर कैश। अगर आप मशीन को परचेज करेंगे तो आपका मशीन प्लस होगा और आपका कैश माइनस होगा। अगेन ये दोनों ट्रांजेक्शन भी असेट साइड के हैं, तो ये भी आंसर गलत है। थर्ड है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर आपको कैश मिलेगा तो आपका कैश प्लस होगा और आपके डेटर माइनस होंगे, लेकिन कैश और डेटर ये दोनों आइटम भी असेट साइड के हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखिए अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एक आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये बेसिकली एक एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया है, तो ये आपकी कैपिटल को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपकी कैपिटल को भी अफेक्ट करेगा और ये लायबिलिटी साइड भी जाएगा। ओके, तो ये वाला ट्रांजेक्शन डेफिनेटली ऐसा है जो लायबिलिटी साइड को इम्पैक्ट करेगा, तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग असेट साइड ऑफ द इक्वेशन। आपके बाद इसने बोला है असेट साइड पे कौन सी चीज़ जाएगी। अगर आपने गुड्स परचेज किया फॉर कैश, वेल अगर आपने गुड्स परचेज किया फॉर कैश तो आपका स्टॉक प्लस होगा और आपका कैश माइनस होगा, यानी आपकी असेट साइड इम्पैक्ट होगी, तो ए आंसर सही है। अब कई बार बच्चा एक बुनियादी गलती क्या करता है, ए सही है तो ए आंसर कर देता है। नहीं, हो सकता है उसमें और भी आंसर सही हो, तो इसलिए आपको तब फिर ऑप्शन देखने चाहिए, तो थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ स्मार्टनेस है ना प्रैक्टिस करके आती है। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे अपने आप स्मार्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। सेकेंड इज मशीन परचेज फॉर कैश। अगर आपने मशीन को परचेज किया है तो एक तरफ आपकी मशीन प्लस होगी और एक तरफ आपकी कैश माइनस होगी। अगेन इससे भी आपका असेट साइड इम्पैक्ट होगा, सेम क्वेश्चन है पिछली बार। थर्ड इज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर आप डेटर से कैश रिसीव करेंगे तो आपका कैश प्लस होगा और आपके डेटर माइनस होंगे, यानी असेट साइड इम्पैक्ट होगा। इसका आंसर सर ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ये सारे ही ट्रांजेक्शन आपके असेट साइड को इम्पैक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब ये चाहता है दोनों तरफ डिस्टर्ब होनी चाहिए।
अब असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये चाहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डिस्टर्ब होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, सर जब ओनर बिजनेस शुरू करता है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। एक तरफ आपका कैश प्लस होगा और एक तरफ आपका कैपिटल प्लस होगा, तो आपके ये वाली साइड कैश जो होता है वो असेट होता है और कैपिटल इधर आता है, तो ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। ए आंसर सही है। मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, वेल अगर आप मशीन को उधार खरीदेंगे तो एक तरफ आपकी मशीन प्लस होगी और एक आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो भी आपके दोनों साइड डिस्टर्ब होंगे, तो ये आंसर भी सही है। कमीशन रिसीव, अगर आप कमीशन रिसीव करेंगे तो एक तरफ आपका कैश प्लस होगा और एक तरफ आपका कैपिटल प्लस होगा, क्योंकि कमीशन जो होता है वो इनकम होता है, वो कैपिटल में प्लस होता है, तो भी आपकी दोनों साइडें इम्पैक्ट होंगी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। इन सारे ट्रांजेक्शन से आपकी दोनों साइडें इम्पैक्ट हो रही हैं। जिनको आता है सर उनके लिए बड़े आसान क्वेश्चन है, जिनको नहीं आता कोशिश यही है कि आपको मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊँ, जो को थोड़ा समझ पाएँ आप। और देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट डज अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या दर्शाता है? असेट ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल एंड एसेट्स, गलत है। कैपिटल ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी गलत है। इसका आंसर ए है। सर ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे एक तो होता है कि अपन संख्या लिखते हैं, सपोज कीजिए 500 रुपये 500, और एक अपन अंकों में लिखते हैं 500, तो क्या फ़र्क है? जैसे अपन एक तो बार बार सी इक्वेशन को लिख रहे हैं असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो अपन इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। अगर इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करें तो क्या बोलेंगे? असेट ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और बाकी जो दोनों लिखे हैं वो गलत है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है सर। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश। अगर हम बिल्डिंग को खरीदेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज टोटल असेट्स, कीप टोटल असेट्स अनचेंज्ड, इंक्रीज इन टोटल असेट्स, नन ऑफ दीज। वेल अगेन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो एकदम से आपको लगेगा कि ना हमने बिल्डिंग परचेज किया तो हमारा तो असेट चला गया, कैश चला गया। हाँ बात सही है, अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया तो आपका कैश चला जाएगा, डेफिनेट कैश जाएगा, लेकिन आपके पास बिल्डिंग आएगा भी तो सही, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी में डुअल एस्पेक्ट होता है। अगर आप कैश देंगे आपका कैश जाएगा, तो एट द सेम टाइम आपका बिल्डिंग आएगा भी तो सही, तो आपका फिक्स्ड असेट तो ऊपर चला जाएगा और आपका करंट असेट्स नीचे चला जाएगा, तो एक असेट्स प्लस हो गया और एक असेट्स आपका माइनस हो गया, तो आपका कीप टोटल असेट्स अनचेंज, आपके कुल संपत्ति अपरिवर्तित रहेंगे। आंसर बी आने वाला है। चलिए सर आधा हो गया है लेक्चर, आधा 10 क्वेश्चन और बाकी। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे? उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोज़। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे, तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं।
तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। ठीक है सर, डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं अभी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। ठीक है, और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी। ठीक है सर, चलिए। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको जाइए, जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, अभी क्वेश्चन बचे हैं, उनको करेंगे। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली मशीनरी हाउस ₹2 लाख, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन वुड बी। देखिए, अगर आप मशीन खरीदेंगे उधार पे तो क्या होगा, एक तो आपका मशीन आएगा, और एक आपने मशीन क्या उधार खरीदी है, तो आपके क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। ऑब्वियस बात है, ट्रेड क्रेडिटर नहीं होंगे, पर फिर भी आपको पैसे देने तो हैं ही, उसे आप वेंडर नाम दे सकते हैं। तो ये आपका लायबिलिटी साइड पे जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस हैं कि कैश डिक्रीज होगा, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमने मशीन उधार खरीदी है। सेकंड है असेट इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ मशीनरी एंड लायबिलिटीज इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर फॉर मशीनरी, बिल्कुल सही है। कहता है असेट्स बढ़ेगा मशीन की वजह से या मशीन के फॉर्म में, और लायबिलिटी साइड बढ़ेगा इस वजह से क्रेडिटर्स फॉर मशीन के हिसाब से। सी गलत है, और अब तो नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं, फिर भी एक बार देख लेने चाहिए जल्दी से। बी इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट इज एज पर द अमेरिकन बिलीफ अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। तो जनरली हमें सुनते हैं कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, लेकिन ये अमेरिकन बिलीफ नहीं है। अमेरिकन बिलीफ में बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होती है, या कहें बैलेंस शीट अप्रोच होती है, और वहाँ चीज़ें 5 हिस्सों में कैटेगराइज होती हैं। 5 हिस्से कौन से हैं? असेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल। तो दीज आर द 5 आइटम्स। बिजनेस में जो असेट होते हैं जहाँ से पैसा आएगा, बिजनेस के जो लायबिलिटीज होते हैं जिनको पैसा देना पड़ेगा, बिजनेस में जो इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू, बिजनेस में जो खर्चा होता है एक्सपेंस यानी जो पैसा खत्म हो जाता है, और ओनर का जो पैसा होता है कॉल्ड कैपिटल। तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो सी इसका आंसर रहने वाला है एज पर द अमेरिकन बिलीफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ऐसे लंबे चौड़े फॉर्मूले दे रखे हैं, याद किसको होगा? जो पहले से ही तैयार बैठा है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि एक मिनट ध्यान देना, ओपनिंग कैपिटल ले लो, उसमें आप एडिशनल कैपिटल जोड़ दो, उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ दो, ड्राइंग लेस कर दो, तो आप क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। अब के बाद अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट डिटरमाइन करना है। तो पी को तो इसी साइड पे रहने दो, पी जैसे आपका लेफ्ट साइड पे खड़ा है तो इसको तो यहीं रहने दो, और बाकी क्या करो आप? बाकी आप
ये क्लोजिंग कैपिटल जो उस तरफ है उसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो साइड चेंज करके, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो साइड चेंज करके, और क्या करो, ड्राइंग को ले जाके प्लस कर दो। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर आपको प्रॉफिट पता करना है तो ये चारों चीज़ें रखकर आप अपना प्रॉफिट पता कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन ऐसा देखिए कि प्रॉफिट जिसमें क्लोजिंग कैपिटल हो, हाँ, उसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल माइनस होनी चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल माइनस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एडिशनल कैपिटल माइनस होना चाहिए। तो ये गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में ड्राइंग को माइनस कर रखा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ड्राइंग हम प्लस करना चाह रहे हैं। तीसरे ऑप्शन में ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस क्लोजिंग, ये भी गलत साउंड हो रहा है। और लास्ट वाला देखो सर, इसमें लिखा है क्लोजिंग कैपिटल, हाँ, उसमें ड्राइंग प्लस होगा, हाँ, एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस, यस, ठीक है। इस चीज़ को अपन कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं, बट अभी आप इसको फॉर्मूले के शेप में समझ लीजिए, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है ना सर, ये मेन फॉर्मूला है, आप तो इसको अच्छे से याद कर लो। अब इस फॉर्मूले को आप उल्टा पुल्टा घुमा के कोई सा भी मिसिंग फिगर डिटरमिन कर सकते हो। जैसे इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हैं, तो आप इससे 5 फॉर्मूले डिज़ाइन कर सकते हो। आज में 2 यूज़ हो गए, तो वैसे इससे 5 फॉर्मूले आप बना सकते हो। कोई सा भी मिसिंग फिगर आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू लायबिलिटीज इन एन अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा। नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक लेखांकन समीकरण में दायित्वों का पता लगाएं। इसमें तो जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है उसमें अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं। आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट बैलेंस शीट अप्रोच भी वैसा ही आपका पर्पस सॉल्व करती है, ठीक है। बैलेंस शीट बस एक थोड़ा सा इस तरह से रहती है। देखिए, फर्नीचर आपका असेट में आएगा, ठीक है। कैश भी है, वो भी आपका असेट में आएगा, ठीक है। डेटर भी आपका असेट में आएगा, अदर असेट ही असेट्स में ही आएगा। और यहाँ पे है ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल 90,000, ठीक है। क्या समझ में आया? आपकी इधर की जो जोड़ है वो है 2,01,000 रुपया, 2,01,000 रुपया, और इधर का जो गैप है वो है लाइक 1,11,000 रुपया। तो बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है वो या तो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर होता है या कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द आउटसाइडर होता है। तो ये जो आप गैप देख रहे हो दैट इज आउटसाइड लायबिलिटीज, यू कैन से। ये है फिगर आपका लायबिलिटीज का 1,11,000 रुपये। इसका आंसर बी आएगा। आप सारे ऑप्शन देखना, असेट्स को असेट साइड पे रख देना, बैलेंस शीट को मैच कर लेना, क्योंकि ये बैलेंस शीट कैसे बना है एक तरह से, क्योंकि अपने को पता है कि असेट में से अगर कैपिटल को लेस कर दें तो लायबिलिटी आ जाता है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, प्रिंट नहीं हुआ बट इसका आंसर बी है, नो डाउट। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको अकाउंट रिसीवेबल पता करने हैं। अगेन आपको बैलेंस शीट फ्रेम कर लेनी चाहिए। क्या गिवन है? सबसे पहले कैश गिवन है, तो कैश आपका असेट साइड में होगा। ट्रेड पेबल आपका लायबिलिटी साइड में होगा। ऑफिस इक्विपमेंट आपका असेट साइड में होगा। और क्या है? कैपिटल, ओनर की कैपिटल जिसे इक्विटी भी बोलते हैं वो है 77,000। तो अब के बाद आपका ये वाला साइड हो गया 110,000, 1,10,000, और अभी तक आपका ये वाला साइड हुआ है 69,000। तो जो गैप है वो गैप है करीबन 41,000 का। तो जो असेट साइड में मिसिंग फिगर है वो डेफिनेटली डेटर्स का फिगर है जिसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, और वो 41,000 आ रहा है। इसका आंसर सर बी रहने वाला है, 41,000। 16th, during a reporting period, a company's assets increased by 80,000, liabilities decreased by 20,000. Capital must therefore, options are decrease by 1 lakh, increase by 1 lakh, decrease by 60,000, increase by 6,000. ओके, तो देखिए आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहता हूँ। इसमें आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी जो बैलेंस शीट थी, अपन मान लेते हैं कि आपके जो असेट थे वो थे 10 लाख रुपए के,
और ये भी मान लेते हैं कि आपके लाइब्रेरीज तो जो थे वो थे 3 लाख के, और आपका जो कैपिटल था वो था 7 लाख का। ये मान लेते हैं कि सिचुएशन थी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका कहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो 3 महीने 1 साल कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी के असेट इंक्रीज हो गए। तो कंपनी के इंक्रीज हो गए असेट, तो 10 लाख रुपए के असेट की जगह हो गया 10,80,000। ओके। और लाइब्रेरीज कहता है 20,000 डिक्रीज हो गए, तो आपके लाइब्रेरीज रह गए 2,80,000 आफ्टर डिक्रीज। तो अब आप देखो आपका कैपिटल कितना आ जाएगा। तो ये जो 10,80,000 है उसमें से आपका 280 चला गया, तो आपका यहाँ गैप आ गया 8 लाख रुपए। पहले कैपिटल कितनी थी? पहले कैपिटल थी 7 लाख, अभी कितनी है? 8 लाख। डेफिनेटली कैपिटल में इंक्रीज हुआ है 1 लाख का, तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाना भी मुश्किल रहेगा, आप इसको बैलेंस शीट अप्रोच से कर लें। पहले इमेजिनरी फिगर से पुरानी बैलेंस शीट बना लो, तो ये जो चेंजेस बता रहा है उन चेंजेस को पुट कर दो, तो आपको नई सिचुएशन पता लग जाएगी। कंपेयर कर लो, जैसे मैंने किया कि कैपिटल पहले 7 लाख थी और अभी 8 लाख है, तो आपकी डेफिनेटली ये आंसर दिख नहीं रहा, बट डेफिनेटली इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीज़ का आंसर है। इंक्रीज बाय 1 लाख। हाँ ठीक है, as you can see now, like next is okay. Next question is which one of the following equations correctly expresses the relationship between the asset, liabilities, revenues, expenses and capital? मैंने अभी बताया था कि अमेरिकन बिलीफ के अंदर ये 5 चीजें होती है। तो ये कहता है कि अब देखिए आप समझना, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ये तो सबको पता है। कैपिटल को थोड़ा और फर्दर ब्रेकअप किया जाए तो ऐसा होता है कि एक होती है कैपिटल जो शुरू में लगाई जाती है, उसके बाद जैसे जैसे हम कमाते हैं उसे रेवेन्यू बोलते हैं, और जो जो हम खर्च करते हैं खत्म होता जाता है वो एक्सपेंस है। यानी इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लाइक अपन ने क्या किया, कैपिटल को 3 हिस्सों में बांट दिया, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इन्होंने यही कहा है कि असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस, गलत हो गया। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस आर माइनस ई, ये ठीक है, वैसे बी सही लिखा है। चारों में से ये बी वाला सही लिखा है ना, थोड़ा इसमें सीक्वेंस आगे पीछे, मैंने लाइबिलिटीज को यहाँ आगे रखा था, इन्होंने लाइबिलिटीज को थोड़ा पीछे रखा है, बट दैट्स फाइन, बी इज ओके। ठीक है ना, क्योंकि इनको अपन आगे पीछे तो रख ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है सर, ओके, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, आज तो पूरा ही टॉपिक है और मैं तो चाहता हूँ आप बोर हो जाएं, मतलब आपको आ गया समझ में। तो पहला है कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, यस आई एम सेटिस्फाइड। असेट में से लाइबिलिटीज हटाओगे तो ओनर्स की इक्विटी आ जाएगी, यस आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें बोला है किसमें आप सेटिस्फाई नहीं है। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस ओनर्स इक्विटी, गलत है, और असेट में से कैपिटल पार्ट जाएगा तो लाइबिलिटीज आएगा, सेटिस्फाइड, यस इसका आंसर सी आएगा। सी स्टेटमेंट से हम सेटिस्फाइड नहीं है। और आप देख रहे हैं कि एक ही चीज को बोलने के कई तरीके हैं, तो जस्ट टू मेक दैट क्लियरिटी, which of the following transaction would have no impact on capital? ओके, फर्स्ट ऑप्शन में परचेज ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट, अगर आपने जमीन को खरीदा, उधार पे खरीदा, तो एक तरफ तो आपका लैंड इंक्रीज होगा, यानी आपका असेट इंक्रीज होगा, और एक आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होगा। सेकंड में अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो एक तो आपका कैश माइनस होगा, और इंटरेस्ट जो है वो आपकी कैपिटल को माइनस करेगा। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में आपका कैपिटल इम्पैक्ट होगा। अगर नेट लॉस होगा तो भी आपका कैपिटल माइनस होगा। और अगर आप फ्रेश कैपिटल बिजनेस में लगाओगे, तो एक तरफ आपका कैश प्लस होगा और एक तरफ आपका ओनर का कैपिटल प्लस होगा। आपने अभी क्या देखा कि सेकंड ट्रांजेक्शन में आपका कैपिटल माइनस हुआ, थर्ड ट्रांजेक्शन में आपका कैपिटल माइनस हुआ, लास्ट ट्रांजेक्शन में आपका कैपिटल प्लस हुआ। इसने कहा था कौन से ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट नहीं होगा, तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसका आंसर होगा।
और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज अ और एन। देखिए, जो पेटी कैश होता है, पेटी कैश जो हमारे जो छोटे वाले कैशियर के पास पैसा रखा हुआ होता है, अगर उसके पास कुछ पैसा बच जाता है, सपोज हमने उसको 2,000 रुपये खर्च करने के लिए दिया एंड ही स्पेंट 1,800 रुपीज़ एंड नाउ ही लेफ्ट विथ 200, तो ये जो 200 रुपये उसके पास पड़े हैं ये भी असेट होते हैं सर। तो ये जो पेटी कैश का जो बैलेंस होता है वो भी हमारा असेट होता है। सर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कोई भी आसान या कोई भी मुश्किल नहीं होता, या कोई भी कहीं इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अपने को हर क्वेश्चन को ये मान के तैयार करना है कि वही एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है, उतनी ही शिद्दत के साथ उसको सॉल्व करना है, तब जाके आपकी क्लियर अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि आपको हर क्वेश्चन को क्रैश करना है, हर क्वेश्चन को ख़त्म करना है, बगैर ये देखे कि ये थोड़ा ना आएगा। आप एग्जामिनर नहीं हैं। एग्जामिनर को जो जज जाए क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, मॉडरेट बनाने के लिए, कैसा भी क्वेश्चन वो डाल सकता है। आपको सिंसियरली बस क्वेश्चन लगाने हैं, लगाते जाने हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम कॉल नहीं हो जाता तब तक आपको धमाधम प्रैक्टिस करनी है और पढ़ाई करनी है। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने कोई डाउट पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार इसके ऊपर MCQ वीडियो बनाता रहूँगा आपकी तैयारी के लिए। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।